मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करना था क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री। देखिए बेटा, सरफेस केमिस्ट्री में नाम से ही पता चल रहा है कि दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, एक सरफेस और दूसरा केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ ही रहे इतने दिनों से, सरफेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, सरफेस का क्या मतलब होता है। पर पहले केमिस्ट्री की भी थोड़ी बात कर लें। केमिस्ट्री क्या होती है? वो होता है ना कि हमारे चारों तरफ जो कुछ है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, सब केमिस्ट्री होती है, सब केमिस्ट्री के ही कारण होता है। वो होता है ना, रणवीर और दीपिका की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी तो शादी कर ली, तो बस यही केमिस्ट्री है। अट्रैक्शन, रिपल्सन, बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना, रिएक्शन होना, यही सब केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे, याद है ना। स्टडी ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ की स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री, उसे हम लोग नाम देते हैं केमिस्ट्री। अब ये सरफेस क्या चीज होती है? तो सरफेस समझिए क्या होती है। कहते हैं यदि हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड्स, तो उनके पास सरफेस होती है, हैव सरफेस। व्हाट इज द मीन ऑफ सरफेस? किसी सॉलिड की सरफेस का मतलब क्या है? जैसे ये मेरे हाथ पे एक सॉलिड दिख रहा है ना, तो ये इसको ऊपर की जो पोर्शन है, ये जहां पे मैंने ये मार्कर रखा, ये क्या है? ये सरफेस ऑफ सॉलिड कहलाती है। ये एक डिफाइंड जगह है जिसे हम बोलते हैं सरफेस। क्या बात समझ में आ रही है? क्या सरफेस सॉलिड के अलावा किसी लिक्विड की भी हो सकती है? पता नहीं, पहले सॉलिड की बात कर लें। ये हमारे पास कोई सॉलिड है बेटा, देखिए, क्लियर। तो ये जो सॉलिड है, इसका ये जो पार्ट है, ये ऊपर का, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सरफेस ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड की क्या कहलाती है? सरफेस कहलाती है बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सॉलिड्स के पास तो सरफेस हो गई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब वो कह रहा है कि लिक्विड के बारे में क्या विचार है? लिक्विड हैव सरफेस आल्सो। लिक्विड्स के पास भी सरफेस होती है, बल्कि थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, लिक्विड आल्सो है। लिक्विड्स आल्सो हैव सरफेस। जो लिक्विड है बेटा, उनके पास भी सरफेस होती है। कैसे सरफेस होती है लिक्विड्स के पास? आइए इस पर भी एक नजर डालें। सपोज करिए कि आपने ये पानी ले लिया है, चलेगा? तो ये पानी की, ऊपर ध्यान से देखिएगा, इस पानी की ये क्या कहलाएगी? सरफेस। ये क्या कहलाएगी? सरफेस। ये क्या कहलाएगी? सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की सरफेस है, क्योंकि मैंने ये क्या ले लिया था? वाटर ले लिया था। क्लियर? अब यदि इसी वाटर पे मैं ऑयल डाल दूं, ध्यान से देखना, अलग से बना देता हूं फिर से एक बार। ये मैंने वाटर ले लिया, क्या है बेटा? ये वाटर। और इसी वाटर पे अब मैंने डाल दिया, देखिए, ये ऑयल। क्या डाल दिया है? ऑयल। तो ये जो नीली नीली है, ये तो है सरफेस ऑफ ऑयल। और ये जो अंदर आपको पिंक पिंक सी नजर आ रही है ना बेटा, ये है सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये सरफेस आपको नजर आएगी। इट इज अ सरफेस आल्सो, इट इज अ सरफेस आल्सो, क्योंकि ऑयल और पानी आपस में मिसेबल तो है नहीं। तो एक सरफेस ऊपर ऑयल की है, और ये पानी की सरफेस भी हमें अलग से नजर आएगी, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। यानी लिक्विड्स के पास भी सरफेस पाई जाती है। ये तो चलिए हमें समझ में आया। नाउ व्हाट अबाउट द गैसेस? जरा गैसेस की बात करें तो तीसरे नंबर पर आते हैं गैसेस। डज नॉट हैव सरफेस। जो गैसेस है बेटा, इनके पास सरफेस नहीं होती। सर गैसेस के पास सरफेस क्यों नहीं होती? आइए इसे समझते हैं। सपोज करिए ये कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रखे हैं, ठीक है, और मैंने इसी के नीचे इस सरफेस को बना दिया, और इस सरफेस के नीचे मैंने और एक गैस के मॉलिक्यूल ले लिए, ये रहे। ध्यान से सुनिएगा। और ये सरफेस ऐसी मानी है, ये नहीं कि सॉलिड लगा दिया, बस मान लिया कि ऊपर ही है। अब मैंने इस सरफेस को जो थी आर्टिफिशियल थी, हटा दिया। तो ये बताइए, क्या ये वाले गैस के मॉलिक्यूल यहाँ चले जाएंगे, ये वाले गैस के मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे, ये वाले गैस के मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे, ये वाले यहाँ चले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे? तो कोई सरफेस ही नहीं है। अब पता चला यदि ओपन एरिया है तो ये वाला मॉलिक्यूल भी कहाँ चला गया? और ऊपर चलेगा ये मॉलिक्यूल। तो जो सरफेस यहाँ थी वो ऊपर चली गई। तो मैं ये कहूँ कि गैसेस के पास कोई सरफेस होती ही नहीं। गैसेस की सरफेस को हम लोग डिफाइंड
कर ही नहीं सकते। हाँ, अब आप कहें एक सॉलिड यहाँ पे लगा दूं तो ये सरफेस हो गई, पर ये तो सॉलिड की सरफेस है ना बेटा, गैस की सरफेस तो नहीं है। मैंने सॉलिड लगा दिया तो ये सॉलिड की सरफेस है, गैस की सरफेस थोड़ी थी, हटा दिया सॉलिड। देखो, तो गैसेस में कोई सरफेस नहीं होती, तो गैस डज नॉट हैव सरफेस, क्योंकि ये आपस में कैसी होती हैं? रीजन है बिकॉज दे आर कंप्लीटली मिसिबल, क्योंकि आपस में क्या होती हैं? आराम से मिल जाती हैं, ये मिसिबल होती हैं, एक दूसरे में अच्छे से मिक्सअप हो जाती। तो उम्मीद है आपको सरफेस का मतलब समझ में आ गया है कि सॉलिड के पास सरफेस होती है, लिक्विड के पास सरफेस होती है, पर गैस के पास कोई सरफेसेस नहीं होती। और हमें किसकी ज़रूरत है? सरफेस की ज़रूरत है। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात भी करेंगे इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा रुक के। तो क्या आपको समझ में आया है व्हाट इज अ सरफेस? एक सरफेस क्या होती है? अब सरफेस के अलावा किसी लिक्विड या सॉलिड के पास एक पार्ट और भी होता है, जिसे कहते हैं बल्क पार्ट। कौन सा पार्ट? बल्क पार्ट। जरा उस बल्क से भी मिल दिया जाए। सरफेस की बात तो हो गई। अब फिर से आइए, सपोज करिए कि मैंने ये कोई सॉलिड लिया है, ध्यान देखना, ये हमने कोई सॉलिड लिया है, तो ऑब्वियस है कि यहां सॉलिड के पार्टिकल्स रहे होंगे इस जगह, ये टॉप पे, है ना। तो ये पोर्शन जहां पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये क्या कहलाता है? सरफेस। और यहां पे कुछ पार्टिकल होंगे, पर ये जो सॉलिड है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल ये लेके दिखाया था, ये जो सॉलिड है इसके अंदर भी तो इसके पार्टिकल्स होंगे ना। तो इस सॉलिड के अंदर भी इसके खूब सारे पार्टिकल्स हैं, ये रहे। तो यदि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर या सब्सटेंस के पार्टिकल सरफेस पर ज़्यादा हैं कि सॉलिड के अंदर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो किस में होंगे? बल्क में होंगे, इसीलिए इसे बोल देते हैं बल्क। तो बल्क कहाँ है? सॉलिड के अंदर। और सरफेस कहाँ है? सॉलिड के बाहर। तो दो चीजें हैं भैया, एक हमारे पास क्या है? सरफेस है, एक हमारे पास क्या है? बल्क है। अब मैं इस सरफेस और बल्क को फिर से एक बार दोबारा से देखना चाहता हूं, इसे महसूस करना चाहता हूं। जरा देखिए कैसी है ये बल्क और ये सरफेस। जस्ट लुक हियर, ये कोई सॉलिड है और ये वो हैं जो सरफेस के पार्टिकल्स, ऐसे करके। सॉलिड है तो आपस में जुड़े होंगे ऐसे करके, ठीक है। और अंदर कहीं बल्क में भी पार्टिकल्स होंगे, तो बल्क के पार्टिकल्स भी ऐसे दिखा देता हूं। ये बहुत सारे पार्टिकल्स अंदर भी हैं, बल्क में, पूरे में मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं पूरे में, मैंने ऐसे थोड़े से बना के आपको बस केवल दिखा भर दिए हैं। अब जरा फर्क समझिए, क्या फर्क है इन बल्क के पार्टिकल्स में और इन ऊपर वाले पार्टिकल्स में। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर लेते हैं कुछ बल्क के पार्टिकल्स। ध्यान से देखना, ये बल्क वाले पार्टिकल्स हैं, लुक हियर। अब ये जो बल्क वाला एक पार्टिकल है, क्या ये इस साइड में, 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 क्या सारी साइड में ये दूसरे पार्टिकल से घिरा होगा? यस और नो? बोल भाई। तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, सब अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, यानी फोर्स नेट जो होगा वो बराबर 0 होगा। कौन से पार्टिकल पर? बल्क पार्टिकल पर। लेकिन जब इसी अट्रैक्शन को हम ऊपर वाले पर देखेंगे, तो देखो इसे ये वाला इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, नीचे वाला खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, पर इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं। यदि ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है तो इसमें नेट फोर्स कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, यानी जो सरफेस पर मौजूद हैं उसमें जो नेट फोर्स है बेटा, वो नेट फोर्स 0 नहीं है, कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। यानी वो फोर्स जो यहाँ पे काम कर रहा है उसे बैलेंस करने के लिए नेचुरल है कि ऊपर कोई ना कोई अनबैलेंस्ड या रेसिडुअल फोर्स प्रेजेंस होगा। क्या बात समझ में आ रही? जहां भी कोई पार्टिकल नहीं है होगा, पर अभी काम नहीं कर रहा है। यानी ऊपर फोर्स, नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसे फोर्सेस है बेटा? यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट है। फोर्सेस आर प्रेजेंट कहाँ? एट द सरफेस।
जो सरफेस है वहां पर कैसे फोर्सेस प्रेजेंट है बेटा, अनबैलेंस। लेकिन जो बल्क है यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, 0, यानी फोर्सेज आर बैलेंस्ड। यहाँ पे जो हमारे फोर्सेज हैं वो किस पोजीशन में है, बैलेंस्ड पोजीशन में है। तो जो हमारे फोर्सेज हैं दे आर बैलेंस्ड। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो मैंने आपको दो चीजें दिखाई हैं। एक मैंने आपको दिखाए हैं ये वाले मॉलिक्यूल जो कहाँ पर आ रहे हैं, सरफेस पर। एक मैंने आपको वो मॉलिक्यूल दिखाए जो कहाँ पर आ रहे हैं बेटा, बल्क। पक्का? यानी यदि हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो उसमें मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, एक वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं, एक वो मॉलिक्यूल जो बल्क में हैं। पहचान क्या है बेटा, बल्क के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स कम हैं, कंसंट्रेशन एट द सरफेस कम है। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं उनमें अनबैलेंस फोर्सेस मौजूद हैं, वहाँ नेट फोर्स 0 नहीं है। लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल हैं उसमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, 0 है। यानी फोर्सेस सारे के सारे कैसे हैं बेटा, बैलेंस्ड पोजीशन में मौजूद होते हैं। इसका मतलब यदि हम किसी मैटर को ले लेते हैं, किसी भी सॉलिड मैटर को ले लेते हैं, तो हमारे उस सब्सटेंस के पास मॉलिक्यूल दो तरह के हैं। यानी हमने कोई सब्सटेंस लिया है और उस सब्सटेंस के पास या सॉलिड के पास क्या है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी हैं वो दो तरह के पार्टिकल्स हैं। एक वो पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं, कौन से पार्टिकल हैं बेटा, सरफेस मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और दूसरे वो मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम कह रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं, बल्क मॉलिक्यूल। बल्क का मतलब होता है ज़्यादा, बल्क जिसमें बल लगता हो ज़्यादा। तो दो होता है ना, बल्कि भारी, बल लगाना पड़े, हल्की जिसमें बल ना लगाना पड़े। तो चलो आगे बात करते हैं। तो जो सरफेस था, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सरफेस है? तो आपने बोला था यहाँ पे क्या होंगे बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट होंगे। जबकि यहाँ पर फोर्स कैसे होंगे, हमेशा बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। सोचिए कि आपको इतनी बात समझ में आती। इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास ये कोई सॉलिड की सरफेस है, मैं दोबारा से बना के देख रहा हूँ, यदि मेरे पास ये कोई सॉलिड की सरफेस है और इस सरफेस पर यदि ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो इन पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, ऐसे कर। पक्का? क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल इसे खींच रहे होंगे। तो एक रेसिडुअल फोर्स कहाँ पे काम करेगा, इनके जस्ट अपोजिट, ऊपर की तरफ। अब ये यदि ऊपर कोई पार्टिकल गलती से आ जाए ऊपर, तो नीचे वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अपनी इन अनबैलेंस्ड वैलेंसीज या अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण बाहर से मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं और अपने ऊपर बिठा लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पर क्यों बिठा रहे हैं, ये सरफेस पर इसलिए बिठा रहे हैं ताकि ये जो रेसिडुअल फोर्सेस या अनबैलेंस फोर्सेस थे ये कैसे हो जाएं बेटा, बैलेंस्ड हो जाएं। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए ये अपनी सरफेस पर चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टिकअप कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। और यही फिनोमिना कहलाता है आगे चल के एडजॉर्प्शन। पढ़ेंगे अभी हम आगे, भी हमने पढ़ा नहीं है। तो ये सारे मॉलिक्यूल बड़ी टेंशन में हैं कि किसी तरह से ये भी न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी क्यों ज़्यादा है बेटा, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन कम है। भाई इसको तो चारों तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा था, फिर से देख, इसे तो चारों तरफ से मिल रहा था, इसे अट्रैक्शन कम मिल रहा था। तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा, एनर्जी उतनी कम, एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ अट्रैक्शन कम, यहाँ अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। यानी ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर बाहर के मॉलिक्यूल्स को बिठाने की कोशिश कर लेते हैं। और इसी कोशिश का रिजल्ट होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है, थोड़ी देर में मिलाता हूँ एडजॉर्प्शन से। क्या आपको इतनी बेटा बात समझ में आई जो मैंने बोली? यदि आप थोड़ा सा लिक्विड के बारे में बात करें, 2 मिनट में इसे हटा देता हूँ। यदि हम थोड़ा सा लिक्विड की बात करें तो देखिएगा, कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं एट द सरफेस। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करना, इसके जो नीचे वाला होगा वो इसे खींच रहा होगा, इधर भी कोई खींच रहा होगा, इधर भी कोई खींच रहा होगा, इसी तरह से इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा। पर ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, नीचे पार्टिकल्स होंगे।
तो इसमें एक रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा बेटा। इसमें रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा। अब जरा सोचना, यदि एक पुली कंसीडर करते हैं, एक ये पुली है, एक ये पुली है, मैंने इस पे कोई एक ये स्ट्रिंग लगा दी, ध्यान से देखना, मैं इधर से इसे खींच रहा हूं, इधर से इसे खींच रहा हूं, तो क्या यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाएगी, होगी बेटा। इसी तरह से जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इधर की तरफ नेट अट्रैक्शन होगा, इधर की तरफ नेट अट्रैक्शन होगा, तो क्या इसकी सरफेस पर एक टेंशन पैदा हो जाएगी। लिक्विड के सरफेस पर क्रिएट होने वाली इसी टेंशन का नाम सरफेस टेंशन होता है। अब लिक्विड चाहेगा कि ये टेंशन कम हो, सरफेस टेंशन कम हो, तो वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा और अपने सरफेस एरिया को घटाने के चक्कर में ये लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स होंगी दे बिकम्स स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होना शुरू कर देंगी। तो लिक्विड की जो ड्रॉप होती हैं वो इसीलिए स्फेरिकल होती हैं बेटा, ताकि दे फील्स मिनिमम सरफेस टेंशन, ताकि उनकी सरफेस पर लगने वाली टेंशन कम से कम। तो ये जो रेसिडुअल फोर्सेस हैं इन्हीं के कारण जनरेट हो जाती है क्या, सरफेस टेंशन। चलिए हमें सरफेस टेंशन की बात नहीं करनी है, हमें एक्चुअली बात करनी है एडजॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की या दूसरी चीज़ों की। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ हमने सीखी है, एक नज़र डाल लीजिए बेटा। मैंने आपसे ये बोला है कि ये कोई सॉलिड है, इसकी सरफेस क्या चीज़ होती है, बल्क क्या चीज़ होती है, सॉलिड पे सरफेस होती है, लिक्विड पे सरफेस होती है, लेकिन कभी भी गैसेस के पास कोई सरफेस नहीं होती। क्लियर। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अनबैलेंस फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, बल्क के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके सारे के सारे फोर्सेस कैसे होते हैं, बैलेंस्ड। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसी सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। जो बल्क के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें बैलेंस फोर्सेज होते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अनबैलेंस फोर्सेज होते हैं। कहते हैं क्या हम सरफेस को बढ़ा सकते हैं। आइए सरफेस की बात करते हैं। मैं कैसे सरफेस को बढ़ा सकता हूं, बस एक छोटा सा पॉइंट सीख लीजिए, फिर हम लोग अपने चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉलिड था, क्या है ये, सॉलिड। इसकी सरफेस देखिए, ये सॉलिड की सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, इधर से भी होगी उधर से भी होगी, 6 डायरेक्शन से आपको सॉलिड की सरफेस मिल रही होगी। तो ये आपको सरफेस ऑफ सॉलिड मिल रही है। यदि मैं इस सॉलिड को डिवाइड कर दूं, इट इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। सोच, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, तोड़ दिया। तो अब सरफेस देखना, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4। तो 4 सरफेस इसकी नजर आ रही हैं। ऐसे ही देखना, इसकी भी तो 4 सरफेस नजर आएंगे, केवल एक सरफेस थोड़ी सी छोटी हो गई, ये वाली, सही ना। देख, बाकी ये सरफेस जो 2 थी तो अब भी उतनी बड़ी है, 2 एक्स्ट्रा देखो बड़ी बड़ी सरफेसेस आ गई। तो अब सरफेस पहले के कंपेयर में ज्यादा हो गई कि नहीं, ठीक है। तो ये आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो सरफेसेस बढ़ गई, यानी सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, यदि मैं इसे और पीस दूं और किसमें कन्वर्ट कर दूं, चेंज इनटू पाउडर, इतना छोटा कर दूं कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, पाउडर में, यानी देख छोटे छोटे पार्ट्स में। अब सोच के देख, जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा तो हर पार्टिकल का अपना सरफेस एरिया होगा, यानी सरफेस एरिया मैक्सिमम हो गया है। अब यहां सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया है मोर, लेकिन यहां सरफेस एरिया मिनिमम है, या लेस कर देता हूं, मिनिमम ना करके लेस कर देता हूं। चलिए, अरे मिनिमम ना करके लेस कर देता हूं, लेस सरफेस एरिया। इसका मतलब हम सॉलिड्स के सरफेस एरिया को चेंज कर सकते हैं, उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं बेटा, उसे ब्रेक करके, तोड़ के। यदि आप उसे तोड़ देते हैं तो देखिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पाउडर कर देते हैं तो सरफेस एरिया और बढ़ जाता है, यानी मैक्सिमम सरफेस एरिया किसमें मिलता है, पाउडर्ड फॉर्म में। क्लियर है। आपने देखा होगा जब आप शूज़ खरीदते हैं, लेदर की जैकेट्स या कपड़े, तो छोटी सी पॉलीथीन निकलती है, अंदर एक पैकेट निकलता है, इसमें गोलियां भरी होती हैं, किसकी, सिलिका जेल की, ऐसी छोटी छोटी गोलियां होती हैं। वो क्यों भरी जाती हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये वाली बात। क्या इतना समझ में आया है बच्चा? तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, केवल सरफेस के बारे में, और किसके बारे में बताया, बल्क के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपनी सरफेस केमिस्ट्री को अपनी इस हेडिंग के साथ,
जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक। नाउ व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन होता क्या है? तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, फिर से आइए एक बार सीखने की कोशिश कर लेते हैं कि सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है और ये सॉलिड है, कोई सरफेस नजर आ रही है, ठीक। तो होगा क्या, आपने भी कहा था कि यहाँ जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं ये रहे, इन पे रेसिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट हैं भाई। देखो सरफेस चारों तरफ है, मैं आपको केवल एक सरफेस दिखा रहा हूं, ये सरफेस है, इसके ऊपर एक रेसिडुअल फोर्सेस हैं और उस फोर्सेस के कारण ही ये अपनी सरफेस पर दूसरे हवा में तैरते हुए गैस के या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और ये मॉलिक्यूल आके कहाँ चिपक गए हैं? इसकी सरफेस पर आकर चिपक गए हैं। तो किसी सॉलिड, हो सकता है कल ये सॉलिड की जगह लिक्विड हो और इसकी सरफेस पर ये कलेक्ट होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं लाल रंग के, ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है कोई गैस हो सकता है कोई लिक्विड हो, या हो सकता है ये भी सॉलिड के ही पार्टिकल्स हो जो चिपक गए हो आके, जैसे डस्ट, धूल चिपक जाती है ना आके, ये इसकी सरफेस पर आकर इकट्ठे हो गए हों। तो कहते हैं किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर गैस, लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स का इस तरह से आके स्टिकअप हो जाना, चिपक जाना, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ये एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो डिफाइन करना है बेटा अपने को कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या चीज है? तो हम कहेंगे एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस प्रोसेस। कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। फिनोमिना कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना इन विच गैस और लिक्विड, सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल, पर हम लोग गैस और लिक्विड को ही प्रिफर कर रहे हैं। इन विच गैस और लिक्विड पार्टिकल्स आर स्टिकअप यानी चिपक जाते हैं। कहां पर? एट द या ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। क्यों चिपक जाते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस और फ्री वैलेंसी, या फ्री वैलेंसी है ऊपर सरफेस पर, फ्री वैलेंसीज, इसके कारण चिपक जाते हैं। तो ये फिनोमिना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इस फिनोमिना को नाम दे दिया जाता है एडजॉर्प्शन। अब थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा इसके अंदर, जरा उसे समझ लीजिए। ये टर्मिनोलॉजी क्या चीज होती है? लुक हियर, कहते हैं ये जो सॉलिड या लिक्विड है जिसकी सरफेस पर ये मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं, इसे नाम दिया जाता है एडजॉर्बेंट। जैसे कहते हैं ना सॉल्वेंट, जो ज्यादा सा होता है और उसमें घोला किसे जाता है? सॉल्यूट का। अंदर तो नहीं घुला, यहाँ तो बाहर ही बाहर है। और ये जो बाहर इकट्ठे हो रहे हैं गैस के पार्टिकल्स, इन्हें बेटा नाम दिया जाता है, एडजॉर्ब होने वाले पार्टिकल्स को एडजॉर्बेट। जो ऊपर इकट्ठे हैं वो बेट हैं, जिस पर इकट्ठे हैं वो बेंट है, यानी ये एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं और ये सॉलिड कहलाता है एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्बेट का इकट्ठा होना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन। अब जरा सोच के देखिए, सर जब ये एडजॉर्प्शन हो रहा होगा तो क्या क्या चीजें हो रही होंगी? देख, यहाँ के पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 नहीं था, तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा रही होगी। भाई रिपल्सन है, अट्रैक्शन कम है, पर जब ये ऊपर आके इस पर जुड़े होंगे तो एनर्जी का लॉस हुआ होगा, तो डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल हो गया होगा। यानी ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन में जो एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल्स है, सरफेस मॉलिक्यूल्स है,
मॉलिक्यूल्स। वो क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। तो इट डिक्रीजेस, क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी एनर्जी का लॉस हो रहा है। यदि अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, यानी जो डेल्टा H नॉट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी प्रोसेस कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। अब जरा सोचिए, जब बेटा ये पार्टिकल्स एडजॉर्ब नहीं हुए थे, ऊपर थे, ये रहे, तो बताइए कहीं पर भी मूव करने के लिए फ्री थे, इनके मोशन रैंडम थे, यानी ये कैसे थे? डिसऑर्डर्ड थे। कैसे थे? डिसऑर्डर्ड। पर जब ये सरफेस पर देखो आके बैठ गए हैं तो देखिए कैसे हो गए? ऑर्डर्ड हो गए। इसका मतलब डिसऑर्डर घट गया है, और यदि डिसऑर्डर घट गया है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगी, घट जाएगी। कैसी होगी? प्रोसेस नेगेटिव। अब बताइए प्रोसेस यदि मैं आपसे पूछूं कैसी है, स्पॉन्टेनियस क्या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये अपने आप हुआ है कि हमने किया है? अपने आप हो जाता है बेटा। जैसे कोई कांच का एक आप वो लगा देते हैं, मतलब कांच लगा देते हैं टेबल पर, से धूल अपने आप जम जाती है। तो जो धूल जमती है हम जमाते थोड़ी है, अपने आप डिपॉजिट हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और यदि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा G ऑफ एडजॉर्प्शन भी कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। लीजिए, यानी फॉर एडजॉर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन होगा तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, डेल्टा S नेगेटिव होगा, डेल्टा G भी नेगेटिव होता है। तो ये कहलाता है एडजॉर्प्शन। कैसा फिनोमिना है बेटा? सरफेस फिनोमिना है। यानी ये जो एडजॉर्प्शन होता है ये कहाँ होता है? केवल और केवल सरफेस पर होता है, सरफेस के बाहर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, सॉरी सरफेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कहाँ पे हो रहा है? केवल सरफेस पर। क्या इतनी बात समझ में आई एडजॉर्प्शन के बारे में कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन? कहते सर इसका क्या यूज है हमारी लाइफ में एडजॉर्प्शन का? तो आइए सबसे पहले मैं आपको यूज बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि हम कोई इंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंक। जैसे मेरे पास इंक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इंक है मेरे पास, मैं इस इंक को दिखाने के लिए इसमें डाल देता हूँ। देखिए देखिए, आपको ब्लू कलर की इंक है, इसमें भर दी है मैंने। इंक है बेटा ये। तो इसको जब नीला किया गया होगा तो इसमें कुछ मिलाया गया होगा। देखिए मेरे पास चॉक स्टिक है, मैंने इस चॉक स्टिक को इस इंक में ऐसे करके डाल दिया। लीजिए, इसने सोख लिया। देखिएगा, क्या ये चॉक स्टिक नीली हो गई? आधी हो गई ना। अब मैं इस चॉक स्टिक को तोड़ के देखता हूं। मैंने इसे तोड़ दिया। अब देखो ये अंदर से कैसे निकली? वाइट। यहां से नीली है देख, और अंदर कैसी है? वाइट। इसका मतलब ये जो इंक में कलरिंग मटेरियल है, जो कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ इंक हैं, वो कहां पर आए हैं? केवल सरफेस पर आए हैं। केवल कहां पे आए बेटा? सरफेस पर, अंदर नहीं गए बिल्कुल भी। ध्यान से देखिए, इसका मतलब कैसी प्रोसेस है? एक कैसी प्रोसेस है बेटा? ये एक सरफेस प्रोसेस है, यानी किसी कलरिंग मटेरियल को डिकलराइज कर देना। कैसी प्रोसेस है? सरफेस प्रोसेस है। तो यदि मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, सपोज करिए कोई, तो मैं ऐसे बोलूंगा। देखिएगा, एग्जाम्पल में डीकलराइजेशन ऑफ कलर्ड मटेरियल, ऑफ कलर्ड, कोई भी कलर्ड मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल बाय किसी भी चीज से, जैसे हम एनिमल चारकोल या सिंपल चारकोल लिख देता हूं, बाय चारकोल किसी कलरिंग मटेरियल को डिकलराइज कर दे चारकोल से। तो कैसी प्रोसेस है बेटा? सरफेस प्रोसेस। इसे बोलते हैं क्या? एडजॉर्प्शन। क्या बात समझ में आई? जैसे सिलिका जेल क्या करता है बेटा? एडजॉर्ब कर लेता है। किसे एडजॉर्ब कर लेता है? वाटर की वेपर्स को। जैसे ये हमने मॉलिक्यूल लिया, किसका है बेटा? सिलिका जेल। बड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं, सिलिका जेल। तो ये सिलिका जेल करता क्या है? देखिएगा, ये सिलिका जेल कर क्या रहा है? ये आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं। ह्यूमिडिटी यानी जो नमी है, आर्द्रता जिसे हिंदी में आप बोलते हैं, गैसोस फॉर्म, ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? इसकी सरफेस पर। अंदर नहीं जा रहे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? सरफेस पर।
तो सिलिका जेल क्या करता है, इस तरह से एडजॉर्प्शन कर लेता है मॉइस्चर का, जिससे हमारे लेदर मटेरियल में मॉइस्चर नहीं लगती और वो मटेरियल ख़राब नहीं होता, उसमें नमी नहीं आती, क्योंकि नमी आ गई तो फंगस लग सकता है, हमारा मटेरियल फैब्रिक ख़राब हो सकता है, शू ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, सिलिका जेल की गोली। ये एक गोली दिखाई, ये थोड़ी बड़ी करके, बहुत सारी छोटी छोटी गोलियाँ पड़ी होती हैं, मैंने उसी एक गोली को बड़ा करके दिखाया है। तो सिलिका जेल क्या कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, एडजॉर्ब कर रहा है द H2O मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, किससे, एयर से, यानी जो हवा में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर है, फ्रॉम एयर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड मॉइस्चर, यानी ये मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, एडजॉर्प्शन के। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस एडजॉर्प्शन जैसी ही एक चीज और है, विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, जैसे वो सरफेस फिनोमिना था, ये एक बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। देखिए क्या फर्क है दोनों में, सबसे पहले ये समझिए, और उसके लिए मैं आपको एक फिगर लेके दिखाता हूं। ये रहा, लुक हियर, एक फिगर लेके दिखा रहा हूं। ये मैंने कोई सब्सटेंस लिया है, नजर आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर ना लेकर कहाँ ले रहा है, बल्क में, यानी अपने अंदर ले रहा है। ध्यान से देखिए, जो पार्टिकल्स थे बाहर, इसने सोख लिए और कहाँ आ गए, इसके अंदर। देख, जब सरफेस पर आते हैं तो थोड़े से आते हैं, पर जब अंदर आते हैं तो बहुत सारे आते हैं बेटा। Then it is said to be absorption। ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और ये बल्क में कैसे होता है, समझाता हूँ। जैसे देखिएगा, ये मेरे पास एक गिलास में पानी है, ठीक है, ओहो चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पानी को इस मटेरियल में डाल देता हूँ। ये अच्छा, इसमें क्या जाएगा, फॉर्म, चलिए इसी में दिखा देता हूँ। पानी है ना भरा हुआ, और ये क्या है, फॉर्म का टुकड़ा। ध्यान से देखना कितना गिलास भरा हुआ दिख रहा है ना आपको। क्या मैं इसे मार्क कर लूँ, निशान लगा दूँ? निशान लगाने के लिए मार्कर चाहिए था मुझे, हाँ मार्कर है मेरे पास, निशान लगा देता हूँ। देखिएगा बेटा, मैं इसमें मार्क लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए पानी कहाँ तक है, क्योंकि हम सरफेस देख रहे हैं। ये मार्क मैंने कर दिया, ठीक है, ये मार्क आपको दिख रहा है, ये मार्क मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, देखिएगा, ये फॉर्म लिया और इस फॉर्म को इसमें डाल दिया। जा भाई, चला जा, चला जा, चला जा, चला गया, चला गया फॉर्म, पानी बाहर नहीं आया। देखो, अब मैं इस फॉर्म को निकाल लेता हूँ, देखना, निकाल ले भैया फॉर्म को। अब जरा फॉर्म निकालने के बाद एक नज़र डालना पानी पे, फॉर्म में पानी चला गया, थोड़ा गिर रहा है, गिरने दो, पर आप देखिए पानी का लेवल पहले के कंपेयर में बहुत कम हो गया, थोड़ी देर तक गिरेगा, यस और नो। और ऊपर से देखो तो फॉर्म सूखी सूखी लग रही, गीली नहीं लग, पर मैं इसको दबाऊंगा तो इसके अंदर पानी बल्क में भरा हुआ है, देख निकल के आया ना, इसके अंदर पानी है, पानी इसके अंदर है, बल्क में है। तो इसने क्या किया है बेटा, इसने इस लिक्विड का या वाटर का क्या किया है, एब्जॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसी प्रोसेस है, बल्क प्रोसेस, और कहां पर होती है बेटा, ऊपर होती है। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड में क्या होता है, जो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बल्क में ढेर सारे इसके अंदर जाके भर जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं ढेर सारे लिक्विड के या गैस के पार्टिकल्स। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई है? कहीं कोई डाउट हो किसी को तो बता दीजिए। क्लियर है एब्जॉर्प्शन? तो बल्क फिनोमिना, एल कहां से लग गया गलती से, चलिए फिनोमिनन, इसे मैंने बल्क फिनोमिना क्यों कहा है? क्या आपको बेटा इतनी बात समझ में आ गई है? अब यदि मैं एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करना चाहूं तो आप क्या कहेंगे कि लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन बल्क, और कहां, इनसाइड द सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर बल्क में। जैसे एग्जाम्पल इसका भी लिखना चाहता हूं, कहते एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल देखना बेटा, इट इज सोकिंग, सोक करना, जैसे मैंने सोक कर लिया था, सोकिंग ऑफ लिक्विड या वाटर बाई फोम, FOAM, फोम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, कभी आपने सुना हो, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द H2O मॉलिक्यूल्स इन बल्क, ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जबकि जब मैंने यही बात किसके लिए बोली थी बेटा? सिलिका जेल के लिए बोली थी। देखिए ऊपर, जब यही बात मैंने किसके लिए बोली है? सिलिका जेल के लिए, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, ये एडजॉर्ब कर रहा था। लेकिन जब यही बात कैल्शियम क्लोराइड के लिए बोली है तो ये एडजॉर्ब नहीं कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स को देखिए, वो किसमें है? इन बल्क, यानी सरफेस पर नजर नहीं आ रहा हमें कुछ, हमारी सरफेस पहले जैसी थी, ध्यान से देखिएगा, सरफेस पर हमें कोई मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहा, जो सरफेस जैसी थी वैसी की बेटा वैसी है, यानी ये सरफेस फिनोमिना बिल्कुल भी नहीं है, इसे बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बात समझ में आ गई है इतनी? थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा इसी में, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया, हमने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, कहाँ एडजॉर्प्शन था कहाँ एब्जॉर्प्शन था ये भी बता दिया। अब इन दोनों को मिला देते हैं और मिला के एक नया टर्म बनता है जिसे बोलते हैं जॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज जॉर्प्शन? जॉर्प्शन इज नथिंग, इट इज सिंपल, पहले हुआ एडजॉर्प्शन और फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन, और दोनों साथ साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो इसे बोला जाता है जॉर्प्शन। जैसे थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने ऐसे करके इसको डुबोया था, मैंने इसको उसी में डूबा रहने दिया थोड़ी देर के लिए। अब जब थोड़ी देर के लिए डूबा रहने दोगे तो अब ध्यान से देखिए, अंदर भी आ रही है, देख थोड़ी अंदर थोड़ी बाहर, मैं बीच से तोड़ के दिखाता हूँ। अभी ये बाहर तो नीला है ही है, पर अब इसको तोड़ देते हैं और अंदर देखिए, अंदर भी नीला हो गया, थोड़ा सा वाइट रह गया है, और थोड़ी देर और डूबी रहती तो अंदर भी पूरा नीला हो जाता है। यानी बहुत देर तक डुबो के रखूंगा तो एडजॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। जब मैंने बेटा इसे पहले तोड़ा था, आइए वो टुकड़ा मेरे पास अभी भी है, तो देखिए ऊपर का पोर्शन नीला हुआ था पर अंदर कैसा था? वाइट। पर जब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया, ये रहा, तो ऊपर तो नीला है पर अंदर जरा देखिए ध्यान से, काफ़ी नीला हो गया। थोड़ी देर और इंक में पड़ा रहने दूं तो ये पूरा नीला हो जाएगा, ऊपर भी नीला अंदर भी नीला, यानी ये जो इंक है ऊपर भी है अंदर भी है, यही कहलाएगी क्या? जॉर्प्शन। यानी जब जॉर्प्शन होगा तो जरा देखिए क्या है, ये हमारा सॉलिड की सरफेस है, ध्यान से देखना, और इस सॉलिड की सरफेस के अंदर ये हमारा सब्सटेंस हो रहा है एब्जॉर्ब। क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। और साथ ही साथ ऊपर भी इकट्ठा हो रहा है, यानी साथ ही साथ क्या हो रहा है? एडजॉर्ब भी हो रहा है, अंदर भी जा रहा है, देखते रहिएगा, सरफेस पर भी आ रहा है, अंदर भी जा रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं, सरफेस पर भी आ रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, अंदर भी जा रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कहलाएगा क्या? जॉर्प्शन, यानी सरफेस पर भी और अंदर भी, तो दो काम हुए हैं। जो अंदर हुआ है बेटा उसे हमने नाम दिया है एडजॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। अंदर जो हुआ है उसे नाम दिया है एब्जॉर्प्शन, और जो बाहर की सरफेस पर हो रहा है उसे हमने नाम दिया है एडजॉर्प्शन। यानी दोनों काम हुए हैं, एब्जॉर्प्शन भी एडजॉर्प्शन भी। इट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। इसे क्या बोला जाता है? जॉर्प्शन कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक और फिनोमिना आता है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया, एक और फिनोमिना आता है, सुनिएगा, इसे हम बोलते हैं सबसे पहले ऑक्लूजन। एक टर्म है, बस नाम है, टर्मिनोलॉजी है, मैं मिल रहा हूं सबसे एक बार। ऑक्लूजन, व्हाट इज ऑक्लूजन? तो कहते हैं ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपल द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस। किसी गैस का एडजॉर्प्शन है ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड मेटल या मेटल सरफेस, एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन मेटल सरफेस।
इज कॉल्ड ऑक्लूजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम हाइड्रोजन गैस को निकेल की, प्लेटिनम की, पैलेडियम की सरफेस पर इकट्ठा कर दें तो ये कहलाता है ऑक्लूजन। यानी ऑक्लूजन कुछ नहीं है, ऑक्लूजन एडजॉर्प्शन ही है। बस जब ये एडजॉर्प्शन किसी मेटल की सरफेस पर हो रहा है तो हमने इसी एडजॉर्प्शन को क्या नाम दे दिया है बेटा, हमने इसे ऑक्लूजन बोल दिया है और कुछ नहीं है। यानी ऑक्लूजन कोई अलग से नया फिनोमिना नहीं है। तो ऑक्लूजन कोई नया फिनोमिना नहीं था, ऑक्लूजन सिंपल एडजॉर्प्शन था और कुछ भी नहीं था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्लूजन भी हो गया, एडजॉर्प्शन भी हो गया। आइए एक लास्ट टर्म से और मिलाता हूं, विच इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन। आइए, व्हाट इज डिजॉर्प्शन? ये भी एक सरफेस फिनोमिना है भाई, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। यानी ये भी कहां पे होगा? सरफेस पर। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। और डिजॉर्प्शन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या मतलब है भाई इसका, जरा समझना। जब आपने एडजॉर्प्शन कराया था तो आपने सरफेस पर मॉलिक्यूल्स को ऐसे इकट्ठा किया था। अब यहां से एक मॉलिक्यूल उड़ के ऊपर चला गया। हो सकता है थोड़ी देर में ये जो दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला है ये भी उड़ के कहां चला जाए? ऊपर चला जाए। तो कहते हैं एडजॉर्प्शन के बाद यदि मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस को छोड़ने लगे तो इट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल ये है बेटा, इट इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। यदि एडजॉर्प्शन का रिवर्स हो गया तो हम ऐसे बोलेंगे कि इसके केस में जो डेल्टा एच होगा वो निगेटिव ना हो के कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। यदि हम डेल्टा एस की बात करें तो ऊपर जब वो गैस में जाएंगे तो गैस में जाने पर डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो एंट्रोपी कैसी हो जाएगी बेटा? ज़्यादा हो जाएगी। यानी डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये डेल्टा जी पर डिपेंड करेगा। वो हम आगे सीखेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे, वो हम सीखेंगे आगे चल के। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? डिजॉर्प्शन क्या है? तो डिजॉर्प्शन में क्या है, जो मॉलिक्यूल स्टिकअप हो गए थे वो सरफेस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम होता है डिजॉर्प्शन। देख लीजिए, इतने में कोई भी टर्म ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो आप बताइए, और यदि आपको समझ में आए हैं तो चलिए दो टर्म्स फिर से उठा लेते हैं। मैंने दो चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी दो चीजें? एक हमने सीखा जिसे नाम दिया एडजॉर्प्शन। मेनली हमें इसी के बारे में पढ़ना है। और एडजॉर्प्शन के साथ साथ आपने एक चीज और पढ़ी जिसका नाम था एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये एक सरफेस फिनोमिना था और ये एक बल्क फिनोमिना था। याद रखिएगा, ए से ए, बी से बल्क फिनोमिना, और ये कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। तो याद रखिए, ये बल्क फिनोमिना था, ये सरफेस फिनोमिना था। तो यही पहला पॉइंट लिख लेते हैं भाई। डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना है भैया? ये है बल्क फिनोमिना। यानी मॉलिक्यूल बल्क में आते हैं जबकि यहां मॉलिक्यूल सरफेस पर आते हैं। पक्का? पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पर। पॉइंट नंबर सेकंड, कहते हैं ये एक्सोथर्मिक होता था। एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। तो डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन कैसा है? नेगेटिव। लेकिन कहते हैं एब्जॉर्प्शन जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और यदि बेटा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, प्रोसेस हटाई देता हूं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका जो डेल्टा जी ऑफ डेल्टा एच ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी एब्जॉर्प्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जबकि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जा बेटा। कहते हैं इट डिक्रीजेस विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये डिक्रीज होता जाता है। रीजन क्या है देखना,
ये फिनोमिना सरफेस पर होता है। तो थोड़ी देर के बाद जब ये सरफेस पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगी तो इसकी सरफेस तो खत्म हो गई। जब एडजॉर्बेंट पे सरफेस ही नहीं बची तो धीरे धीरे ये कम हो गया। अब हाँ, होगा धीरे धीरे, अब ऊपर की जो नई सरफेस बनी है उस पर थोड़े बहुत आएंगे, पर पहले के कंपेयर में कैसा हो गया, बहुत स्लो हो गया। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। इट टेक्स प्लेस विद यूनिफॉर्म रेट। ये कैसे होता रहता है बेटा, यूनिफॉर्म रेट से होता रहता है, यानी जो रेट था वही रहता है। ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं, ये तो स्लो हो गया बट इसमें क्या होता है, रेट रिमेन सेम, रेट इज सेम यानी कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट रेट से होता रहता है, टेक्स प्लेस विद कांस्टेंट रेट, जैसे हो रहा था वैसे ही होता रहेगा। पर ये वैसे नहीं होता रहेगा, ये धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। जबकि इसका रेट कैसा है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। रेट इज कांस्टेंट, पूरा लिख देता हूं, THROUGHT, थ्रू द प्रोसेस, यानी पूरी प्रोसेस के ड्यूरेशन में इसका जो रेट है बेटा वो कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। यहां पर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर कहता है एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर होने पर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, वो एडजॉर्ब से डिसॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि इसकी बात की जाए तो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर जनरली या नॉर्मली। अब नॉर्मली कभी कभी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये भी कम ज़्यादा हो जाता है, अब नॉर्मली। चलिए, तो ये टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, आपके सामने है क्यों। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई है? यानी यदि हम इसकी बात करें तो ये रैपिड होता है, शुरू में जल्दी होता है, और ये यूनिफॉर्म रेट से होता है। ठीक है, ये रैपिड है इनिशियली, बाद में कैसा हो जाता है, रैपिड होने के बाद स्लो हो जाता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म रेट से होता है, कांस्टेंट रेट से होता चला जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं बेटा। किसमें डिफरेंसेस होते हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। आपके सामने हैं 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, देख लीजिए किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट लग रहा हो। 4 पॉइंट्स आपके सामने, पक्का। आइए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सबसे लास्ट में। यदि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो सिलिका जेल है यानी SiO2, इस पर वाटर की वेपर्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे Al2O3 है, इस पर भी हम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे चारकोल था, इस पर हमने कलरिंग मटेरियल को एब्जॉर्ब किया था बेटा, इस पर वाटर को एब्जॉर्ब किया था। लेकिन जब अपन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया था, क्या लिया था, एनहाइड्रस CaCl2 लिया था, इसने वाटर को क्या किया था, एब्जॉर्ब। या आपने फॉर्म लिया था बेटा, और फॉर्म ने वाटर को क्या किया था, एब्जॉर्ब। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि ये चीज़ों को एडजॉर्ब करते हैं। यानी किसका काम करते हैं, एडजॉर्बेंट का, पर इन्हें हम एडजॉर्बेंट फिलहाल नहीं कह रहे। तो लीजिए, ये फ़र्क होता है एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन का। देख लीजिए, कहीं कोई आपको डाउट लग रहा हो इतने में तो बताएं। समझ में आया बेटा? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन की वापस आके, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना था, तो हमें मेन जो बात करनी थी बेटा, वो बात किसकी करनी थी, एडजॉर्प्शन की। तो आइए अपन बात कर लेते हैं किसकी, फिर से एक बार, एडजॉर्प्शन। ये जो एडजॉर्प्शन है ये फिर से 2 तरह का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए दोनों से मिल लेते हैं भाई। तो 2 तरह का आपको ये एडजॉर्प्शन देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, या कुछ लोग इसी को दूसरा नाम देते हैं फिजियोर्प्शन, या हम इसे क्या बोलते हैं, फिजियोर्प्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पर एडजॉर्प्शन है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन, या इसी को हम लोग केमिजॉर्प्शन भी कह देते हैं, केमिजॉर्प्शन।
तो हमें बच्चे दोनों के बारे में पढ़ना है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन कौन सा है और केमिकल एड्जॉर्प्शन कौन सा है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे। तो आइए हम लोग वन बाय वन एक एक करके दोनों को पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल एड्जॉर्प्शन? तो सुनिएगा क्या कहता है। कहते हैं जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फिजिकल फोर्सेस, वीक वान डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो एड्जॉर्प्शन है उसे बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोर्प्शन। यानी इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें वीक वान डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द, किसके बीच में? एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में। यानी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जब इसी को हम केमिजॉर्प्शन में देखते हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है कहां? बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में यदि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं तो हम बोलते हैं वो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, और वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम बोलते हैं वो कैसा एड्जॉर्प्शन है बेटा? वो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। कहते हैं इसमें क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है इट इज़ वेरी लो, ये बहुत कम होती है, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 20 से 40 किलो जूल। यानी इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है किसमें? फिजियोर्प्शन में। लेकिन जब हम केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन में आते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज़ हाई, ये ज़्यादा होती है बेटा, और इसकी जो वैल्यू होती है ये लगभग कैसी है? हाई। ये लगभग 75 से लेकर और 250 किलो जूल तक होती है। देखिएगा आप एनसीईआरटी तो उन्होंने 80 से 240 लिखा है, पर ऐसा नहीं है, ये 60 से 280 तक होती है, पर हमने लिख दिया 75 टू 250 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है किलो जूल से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। कहते हैं ये जो प्रोसेस है ये मल्टी लेयरिकल होती है, मल्टी लेयरिकल। कहते हैं ऐसा क्यों? लेकिन जो पड़ोस वाली प्रोसेस है ना ये वाली, इट इज मोनोलेयरिकल। कहते हैं सर ऐसा क्यों है? आइए सीखते हैं इसे। मोनोलेयरिकल, आइए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि एक मल्टी लेयरिकल है और दूसरी मोनोलेयरिकल। देखना, ये कोई सरफेस थी, इस पर ये मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गए। अब इन्होंने कोई बॉन्ड तो बनाया नहीं है, बस एक फिजिकल वान डर वाल फोर्स है। लेकिन जब यही काम यहां पे हो रहा है, जस्ट लुक हियर, तो यहां एक बॉन्ड्स बने हैं ऐसे करके, लीजिए इसके 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 बीच। ये तो बोला था आपने। अब सोचिए यहां तो एक सरफेस आ गई, तो हो सकता है कि इस पर दोबारा से मॉलिक्यूल आ जाएं, क्योंकि वीक वान डर वाल फोर्स ही तो है, ऐसे करके आ सकते हैं। पर यहां सोचिए जो बॉन्ड थे वो तो खत्म हो गए। भाई ये बॉन्ड तो सब भर गए ना, अब बॉन्ड है ही नहीं। जब बॉन्ड है ही नहीं एडजॉर्बेंट के पास तो जोड़ेगा कहाँ पे? इसलिए केवल एक लेयर बनी है, जबकि ये कैसा है बेटा? मल्टी लेयरिकल होता है। क्या आपको बात समझ में आई है? ये मल्टी लेयरिकल इसलिए है क्योंकि वान डर वाल्स अट्रैक्शन तो किसी के बीच में भी होता है। ऊपर 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 रखते चले जाओ, वान डर वाल्स अट्रैक्शन काम करता जाएगा कुछ इस टाइप से। देखना, मैंने इन्हें तो जोड़ रखा है बॉन्ड से, अब ये दो लेयर ऐसे रख दो, चिपक गई। किससे चिपकी? वान डर वाल्स, वीक है, ऐसे कर दो गिर जाएगी। पर यदि मैं इसको एक सुई या सलाई से सिल दूं, सलाई लगा दूं, तो बॉन्ड बन गया, मजबूती से चिपक जाएंगे। क्या बात समझ में आई है? तो याद रखिएगा बेटा कि जो एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयरिकल है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा है? वो मोनोलेयरिकल होता है हमेशा। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं यहां पर हम किसी भी गैस को चिपका सकते हैं जो हमारा मन करे, तो नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी हम किसी भी चीज को यहां
एड्जॉर्ब करा सकते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। लेकिन बेटा जब बात केमिकल एड्जॉर्प्शन की आती है तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है इन नेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि ये निकिल की सरफेस थी तो इस पर हाइड्रोजन तो आ सकता था, पर इस निकिल की सरफेस पर ऑक्सीजन नहीं आ सकती थी। यानी एक पर्टिकुलर गैस को ही एब्जॉर्ब करेगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी गैस को उठाइए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, अमोनिया हो, किसी को भी उठाइए और सरफेस पर एब्जॉर्ब करा दीजिए, तो वो स्पेसिफिक नहीं होता, पर ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिएगा, इसकी बात कीजिए। कहते हैं ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। क्यों? कोई बॉन्ड तो बना नहीं था भाई, जैसे जुड़ रहा था वैसे छूट के चला जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। पर यहां बॉन्ड बन गया है, यहां बॉन्ड बन गया है तो इसका निकलना आसान नहीं है। तो इसका मतलब एक बार चिपक गया तो ये कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। यानी जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है, पर जो केमिकल है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इस पॉइंट पर आइए। कहते हैं इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज वेरी लो और जीरो। यानी यहां हमें कोई एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है या बहुत ही थोड़ी देनी पड़ रही है, ठीक। तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी तो जीरो है, पर यहां बॉन्ड बनाना था। और याद करिए हम जब काइनेटिक्स पढ़ी थी तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में एनर्जी पहले देनी पड़ी थी बेटा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी हम बोलेंगे कि यहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड एंड हाई, कि यहाँ जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और वो कैसी होगी बेटा? हाई होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आइए, हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की दोनों एड्जॉर्प्शंस पे। यानी फिजिकल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, केमिकल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर पे। तो आइए सुनना शुरू करिए इसके लिए। कहते हैं टेम्परेचर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ घटना शुरू हो जाएगा फौरन, तुरंत। कैसे? जरा देखिए, ऐसे समझिए। यह है एड्सॉर्प्शन और यह है टेम्परेचर, ठीक। ये एड्सॉर्प्शन था, अपने आप हुआ था, कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स था नहीं, तो जरा सी एनर्जी मिली बाहर। यानी मैंने इसे जरा सा गर्म किया, कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो एड्सॉर्प्शन का रेट धीरे धीरे स्लो होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, कम होता चला जाएगा। लेकिन जब यही काम हम किस में करेंगे बेटा? केमिकल एड्सॉर्प्शन में करेंगे, तो याद रखिए कि इट इंक्रीजेस फर्स्ट, पहले ये बढ़ेगा विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, एंड देन डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर। पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। यानी जब यही ग्राफ हम इसके लिए बनाने की कोशिश करेंगे तो जरा देखिए क्या है। ये है आपका एड्सॉर्प्शन और बेटा ये है आपका टेम्परेचर। तो शुरू में मान लीजिए मैं यहाँ से खींच देता हूँ, लाइट चली गई है, चलिए कोई बात नहीं, लाइट आएगी तो आई विल कंटिन्यू इट, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा।